आज के इस क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप इस क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो इस क्लास के थ्रू आउट आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। इसके थ्रू आउट आप एनसीईआरटी की बुक के पढ़ने के तरीके को सीख सकते हैं। एनसीईआरटी के बुक के भीतर जो चैप्टर जो टॉपिक्स दिए गए हैं, किस चैप्टर पे किस टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, यानी आप अपने टाइम को स्मार्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज करें, ये अप्रोच भी आप सीख पाएंगे। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी के फैक्ट से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने का जो अप्रोच होता है, जो एंगल होता है, वो एंगल भी आपको सीखने को मिलेगा। यदि आपको एनसीईआरटी की बुक समझ में नहीं आती तो धीरे धीरे आपको एनसीईआरटी की बुक भी समझ में आने लगेगी। यदि आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाते हैं तो आप धीरे धीरे शॉर्ट नोट्स बनाना भी सीख जाएंगे, यदि आप इस क्लास को रेगुलर नियमित तौर पर फॉलो करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के थ्रू आउट आज का जो टॉपिक्स है वो है पशुपालन। पशुपालन पशुपालन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है। कैसे? आप यहां पे देख सकते हैं आईएएस एग्जाम 2001, आईएएस एग्जाम 2013 और आईएएस एग्जाम 2015 या 2015 या 2017 में पशुपालन से क्वेश्चंस पूछा गया है। स्टेट पीसीएस एग्जाम में मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इससे क्लियर हो जा रहा है कि पशुपालन क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है। पशुपालन के थ्रू यदि हम देखें हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन के थ्रू आउट क्या क्या आता है, तो देख इसमें बैल, ऊंट, गधे, भैंस, भेड़, सुअर, बकरियां, कुबर वाले ऊंट, कुत्ते और बिल्लियां, हाथी, गैंडे, ये आते हैं। क्या क्या आता है? बैल, ऊंट, गधे, भैंस, भेड़, सुअर, बकरियां, कुबर वाले ऊंट, कुत्ते, बिल्लियां, हाथी, गैंडे। यदि हम इसमें बैल और ऊंट की बात करें तो बैल और ऊंट का प्रयोग खेतों में जुताई के लिए किया जाता था। बैल और ऊंट का प्रयोग खेतों में जुताई के लिए किया जाता था। इसमें बैल का उपयोग ज्यादा होता था। खेतों में जुताई के लिए बैल का उपयोग ज्यादा होता था, लेकिन ऊंट का भी प्रयोग किया जाता था खेतों में जुताई के लिए। खेतों में जुताई के लिए बैल और ऊंट का प्रयोग किया जाता था, जिसमें बैल का प्रयोग ज्यादा होता था, लेकिन ऊंट का भी प्रयोग खेतों में जुताई के लिए किया जाता था। और बैल का क्या होता था? बैल का प्रयोग खेतों में जुताई के लिए ज्यादा होता था। यदि हम गधे की बात करें तो निश्चय ही इनका उपयोग बोझ उठाने के लिए किया जाता रहा होगा। गधे की बात करें तो निश्चय ही इनका उपयोग बोझ उठाने के लिए किया जाता था। भैंस, भेड़, सुअर, बकरियां, कुबर वाले ऊंट, कुत्ते, बिल्लियां, हाथी, गैंडे। इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है घोड़े के अवशेष पे आईएएस एग्जाम 2001, 2013 और 2017 में जो क्वेश्चंस यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया वो भी घोड़े के अवशेष से रिलेटेड है। तो इसके थ्रू आउट पशुपालन के थ्रू आउट घोड़े के जो एविडेंस है, घोड़े के जो अवशेष है, ये भी इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का। यदि हम घोड़े के अवशेष की बात करें तो सुरकोटदा कहां पे? पश्चिम गुजरात। घोड़े के अवशेष कहां से पाए गए हैं? घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त किए गए हैं? सुरकोटदा से। सुरकोटदा कहां पे? पश्चिम गुजरात में। कब पाया गया है? ईसा पूर्व 2000 के आसपास। घोड़े के अवशेष सुरकोटदा जो पश्चिम गुजरात में है, यहां से प्राप्त किया गया है। कब? ईसा पूर्व 2000 के आसपास। लेकिन जो इसकी पहचान है वो क्या है? संदिग्ध है। संदिग्ध है। घोड़े के अवशेष जो सुरकोटदा से प्राप्त किए गए हैं, इसकी जो पहचान है ये क्या है? संदिग्ध है, यानी अभी से पहचाना नहीं जा सका है। घोड़े के अवशेष सुरकोटदा जो गुजरात में स्थित है, यहाँ पे जो ईसा पूर्व 2000 के आसपास
प्राप्त किया गया है उसकी जो पहचान है वो क्या है, संदिग्ध है, यानी अभी तक इसकी पहचान नहीं की जा सकी है। इसी प्रकार लोथल जो गुजरात में स्थित है, इसी प्रकार घोड़े के अवशेष लोथल जो गुजरात में स्थित है यहां से प्राप्त किए गए हैं। इसी प्रकार घोड़े के अवशेष लोथल जो गुजरात में स्थित है यहां से प्राप्त किए गए हैं। एक संदिग्ध टेराकोटा मूर्ति से मिलता है। घोड़े के अवशेष जो लोथल से प्राप्त किए गए हैं, लोथल किस राज्य में है, गुजरात में। घोड़े के अवशेष जो लोथल से प्राप्त किए गए हैं, कैसे, यहाँ लोथल में एक संदिग्ध टेराकोटा मूर्ति से मिलता है। घोड़े के अवशेष जो लोथल से प्राप्त किए गए वो किस रूप में मिलता है, एक संदिग्ध टेराकोटा मूर्ति से मिलता है। संदिग्ध का मतलब क्या हुआ कि अभी भी इसकी पहचान नहीं की जा सकी है, ये भी क्या है, संदिग्ध है। घोड़े के अवशेष जो लोथल से प्राप्त किया गया है टेराकोटा मूर्ति के रूप में, वो भी क्या है, संदिग्ध है, यानी अभी इसकी पहचान नहीं की जा सकी है। यानी हम निश्चित तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये घोड़ा ही था, ये घोड़े के अवशेष थे, घोड़ा ही था। टेराकोटा मूर्ति का मतलब क्या होता है, टेराकोटा मिट्टी की, पकी हुई मिट्टी की। टेराकोटा जो मूर्ति होती थी ये पकी हुई मिट्टी की बनी होती थी। टेराकोटा मूर्ति पकी हुई मिट्टी की बनी होती थी। जो टेराकोटा मूर्ति है ये पकी हुई मिट्टी की बनी होती थी। इसे टेराकोटा क्यों कहते हैं, टेराकोटा जो आकार में भद्दा होता था, टेढ़े मेढ़े आकार का होता था। टेराकोटा शब्द क्या इंगित करता है, टेराकोटा शब्द, यहाँ पे टेराकोटा शब्द क्या इंगित करता है, टेढ़े मेढ़े आकार का, यानी भद्दे आकार का। जो टेराकोटा शब्द ये क्या इंगित करता है, यानी जो टेराकोटा मूर्ति थी वो क्या थी, भद्दे आकार की थी, टेढ़ी मेढ़ी होती थी। जिस भी कीवर्ड के थ्रू आउट टेराकोटा शब्द आपको देखने को मिलता है, तो टेराकोटा का शब्द कहीं भी प्रयोग हो रहा है तो टेराकोटा का मतलब क्या होता है, भद्दे आकार का, टेढ़े मेढ़े आकार का। ठीक है, तो ये जो टेराकोटा की मूर्ति प्राप्त किया गया है लोथल से, गुजरात से, जो घोड़े के अवशेष के रूप में देखा जाता है, बट इसकी जो पहचान वो क्या है, संदिग्ध है, यानी अभी भी इसे पहचाना नहीं जा सका है। इसी प्रकार घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो कहां पे, पंजाब के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो कहां पे, पंजाब के सिंध प्रांत में। तो तीन लोकेशन है जहां से आपको घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं। एक क्या है, सुरकोटदा, एक क्या है, लोथल, एक क्या है, मोहनजोदड़ो। लेकिन यहाँ पे आपने देखा सुरकोटदा और लोथल के केस में आपने देखा कि जो पहचान यहाँ जो अवशेष प्राप्त किए गए हैं उनकी पहचान क्या है, संदिग्ध है, यानी अभी तक इसे पहचाना नहीं जा सका है, यानी हम क्लियरली कंफर्म रूप में नहीं कह सकते कि क्या है, घोड़े का ही अवशेष है। ठीक है, इसकी पहचान क्या है, संदिग्ध है। अब यहाँ पे अगर हम देखें एक पॉइंट, घोड़े के अवशेष से रिलेटेड एक नोट है, जो क्लियर कर देगा, ना तो घोड़े की हड्डियां पाई गई, ना ही इसकी कोई अस्तित्व। हड़प्पा सभ्यता में ना तो घोड़े की हड्डियां पाई गई, ना ही इसके कोई अस्तित्व। हड़प्पा सभ्यता में ना तो घोड़े की हड्डियां पाई गई, ना ही इसके कोई अस्तित्व। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी हाल में हड़प्पा संस्कृत घोड़ों पर केंद्रित नहीं थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी हाल में हड़प्पा संस्कृत घोड़ों पर केंद्रित नहीं थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी भी हाल में हड़प्पा संस्कृत घोड़ों पर केंद्रित नहीं थी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो घोड़े के अवशेष प्राप्त किए गए हैं सुरकोटदा, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, इनकी जो पहचान है वो क्या है, संदिग्ध है, यानी इन्हें अभी तक पहचाना नहीं जा सका है। साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता से ना तो घोड़े की हड्डियां पाई गई, ना ही इसके कोई अस्तित्व। तो इस प्रकार क्लियर हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी हाल में हड़प्पा संस्कृत घोड़ों पर केंद्रित नहीं थी। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेसोपोटामिया, जो आज का क्या है, इराक है। मेसोपोटामिया जो आज का इराक है, ये हड़प्पा सभ्यता का क्या है, समकालीन है।
यानी जिस समय हड़प्पा सभ्यता विद्यमान था, उसी समय इराक में कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। यानी जो मेसोपोटामिया है, ये हड़प्पा सभ्यता के समय का है। ये जो मेसोपोटामिया है, ये हड़प्पा सभ्यता का क्या है? समकालीन है, यानी हड़प्पा सभ्यता के समय का है। मेसोपोटामिया आज का इराक, मेसोपोटामिया की सुमेरिया शहरों में, मेसोपोटामिया के सुमेरियाई शहरों में हड़प्पा के लोगों की तरह ही वस्तुतः समान रूप से अनाज का उत्पादन और जानवरों का पालन किया जाता था। मेसोपोटामिया के सुमेरियाई शहरों में हड़प्पा के लोगों की तरह ही वस्तुतः समान रूप से अनाज का उत्पादन और जानवरों का पालन किया जाता था। मेसोपोटामिया के सुमेरियाई शहरों में हड़प्पा के लोगों की तरह ही वस्तुतः समान रूप से अनाज का उत्पादन और जानवरों का पालन किया जाता था। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, कुछ अंतर देखने को मिलता है। कैसे? यदि हम हड़प्पा सभ्यता के गुजरात की बात करें, यदि हम हड़प्पा सभ्यता के गुजरात के लोगों की बात करें, यदि हम हड़प्पा सभ्यता के गुजरात के लोगों की बात करें, तो गुजरात के लोग जो हड़प्पा के लोग जो गुजरात में रहते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो गुजरात में रहते थे, वो उन लोगों ने धान की खेती की। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग कहाँ पे रहते थे? गुजरात में रहते थे। उन लोगों ने धान की खेती की और हाथी भी पाला। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग गुजरात में रहते थे, उन लोगों ने धान की खेती की और हाथी भी पाला। लेकिन यदि हम मेसोपोटामिया की बात करें, तो यहाँ पे हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। यानी मेसोपोटामिया के लोग धान की खेती नहीं करते थे। मेसोपोटामिया के लोगों ने धान की खेती नहीं की। मेसोपोटामिया के लोगों ने धान की खेती नहीं की और मेसोपोटामिया के लोगों ने हाथी का भी पालन नहीं किया। मेसोपोटामिया के लोगों ने धान की खेती नहीं की और मेसोपोटामिया के लोगों ने हाथी को भी नहीं पाला। तो यानी हाथी के एविडेंस, हाथी के साक्ष्य में मेसोपोटामिया से नहीं प्राप्त होते हैं। तो ये डिफरेंस, ये अंतर देखने को आपको मिलता है। तो मेसोपोटामिया का हड़प्पा सभ्यता के साथ तुलना करके पढ़ना एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है। कभी भी इस तुलनात्मक अप्रोच से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की बुक के हैं। अभी आपने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये बुक क्वेश्चंस बनने के एंगल से, अप्रोच से। तो कभी भी इस एंगल पे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मल्टीपल टाइम क्वेश्चन स्टेट पीसीएस एग्जाम में और यूपीएससी एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन बन चुका है। अब हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी और आपके फैक्ट की जो पकड़ होती है, जो अप्रोच होती है एग्जाम के एंगल से, वो क्लियर हो जाए। आईएएस एग्जाम 2001, ये जो आईएएस एग्जाम 2001 का क्वेश्चन क्या पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता में किसका साक्ष्य नहीं पाया गया। आईएएस एग्जाम 2001 में पशुपालन से, आईएएस एग्जाम 2001 में हड़प्पा सभ्यता के पशुपालन से जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या है? किसका साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में किसका साक्ष्य नहीं पाया गया? हड़प्पा सभ्यता में किसका साक्ष्य यानी किसका एविडेंस नहीं पाया गया? फर्स्ट ऑप्शन है गाय, सेकंड ऑप्शन है हाथी, थर्ड ऑप्शन है गैंडा, फोर्थ ऑप्शन है बाघ। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है गाय, सेकेंड ऑप्शन है हाथी और थर्ड ऑप्शन है गैंडा और फोर्थ ऑप्शन है बाघ। तो इसका जो आंसर होगा, अभी आप देखें हाथी हड़प्पा सभ्यता में पाया गया है, हाथी हड़प्पा सभ्यता में पाया गया है और आप देख रहे हैं गैंडे भी हड़प्पा सभ्यता में पाए गए हैं। इसका जो आंसर होगा, जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया वो गाय हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया है। बाघ भी हड़प्पा सभ्यता में पाए गए हैं, सॉरी बाघ को नहीं लिखा है यहाँ पे, बाघ भी जो हड़प्पा सभ्यता में पाए गए, हड़प्पा सभ्यता से बाघ भी पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता से क्या नहीं पाया गया है? गाय की प्राप्ति हड़प्पा सभ्यता से नहीं हुई है।
तो हड़प्पा सभ्यता से हाथी भी प्राप्त की गई है, गैंडा भी प्राप्त किया गया है, बाघ भी प्राप्त किया गया है। हड़प्पा सभ्यता से क्या नहीं प्राप्त किया गया है? गाय की प्राप्ति हड़प्पा सभ्यता से नहीं हुई है। अब हम बात करेंगे आईएएस एग्जाम 2013 में जो क्वेश्चन था, इसमें एक स्टेटमेंट था कि हड़प्पा के सभ्यता के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने युद्ध में घोड़ों द्वारा हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। यूपीएससी 2013 आईएएस एग्जाम 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें एक स्टेटमेंट था, प्रीलिम्स एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें एक स्टेटमेंट था कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत होगा। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। क्योंकि अभी आपने कहा है, अभी यहाँ पे आपने सीखा, अभी आपने रामशरण शर्मा की बुक के थ्रू आपने सीखा कि किसी भी हाल में हड़प्पा संस्कृत घोड़ों पर केंद्रित नहीं थी। और एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की बुक का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? किसी भी हाल में हड़प्पा संस्कृत घोड़ों पर केंद्रित नहीं थी। क्योंकि यहाँ पे जो घोड़े के अवशेष पाए गए उनकी पहचान क्या है? संदिग्ध है, यानी उसे अभी तक पहचाना नहीं जा सका है। यानी उसके बेसिस हम ये नहीं कह सकते कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ों का प्रयोग करते थे, क्योंकि उसकी पहचान क्या है? संदिग्ध है। तो इस कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने घोड़ों का प्रयोग नहीं किया था। एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट, रामशरण शर्मा की बुक एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट आपको ये सिखा रहा है कि किसी भी हाल में हड़प्पा संस्कृति घोड़ों पर केंद्रित नहीं थी, यानी हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने घोड़ों का प्रयोग नहीं किया था। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। क्योंकि स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। क्या स्टेटमेंट डाला गया था? कि हड़प्पा सभ्यता के लोग युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। जबकि हम क्या सीख रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने घोड़ों का प्रयोग नहीं किया था, और ये क्या कह रहा है कि करते थे। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। और जब आप यूपीएससी एग्जाम के क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस पे होते हैं उसमें मोस्टली क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, 15 to 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जहां पे अगर आपने एक स्टेटमेंट पकड़ लिया कि ये सही है या ये गलत, अगर आपने एक स्टेटमेंट को पकड़ लिया, एक स्टेटमेंट आपको आ रहा है, तो सीधे आप आंसर पे पहुंच जाते हैं। ये इसका बेनिफिट होता है, इसका फायदा होता है। तो क्या होगा? ये स्टेटमेंट क्या है? इसने क्या लिखा है? यूपीएससी एग्जाम के प्रीलिम्स में क्या लिखा गया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आप क्या सीख रहे हो? आप ये सीख रहे हो कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने घोड़ों का प्रयोग नहीं किया था। तो आई होप दैट ये एनालिसिस आपको समझ आया होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।